हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? बढ़िया। क्या करा? क्या बनाई? प्रैक्टिकल फाइल बनाई। अच्छा, पहले वाला जवाब बढ़िया था। कौन बोल रहा था? सोए? क्या बात है। सेम पिंच। और थोड़ा बहुत कुछ जो यहाँ पढ़ाया 5-6 दिन गलती से कुछ एक आध पेज खोल लिया हो आगे पीछे का। एक पन्ना खोला था, देखा वो खाली है। सही था। मतलब चलो सही है, वीकेंड बढ़िया रहा। अभी तो वैसे भी वेडिंग वाइब्स चल रही है, शादी में भी गए होगे शाम को, है ना? यही मैं आप लोगों को उस दिन समझा रहा था। धीरे धीरे ये जो वीकेंड्स हैं ये ज्यादा स्ट्रेस देने लगेंगे। क्यों? किसी को पता है क्यों? वीकेंड पे क्योंकि पेपर होता है। तो वीकेंड्स ज्यादा डर लगेगा वीक से। ये वीक तो खत्म ही ना हो क्या? इसमें भी क्या है ना, धीरे धीरे मतलब आगे धीरे धीरे लाया जाता है ना उसको। थोड़ा थोड़ा खिलाया जाता है। पहले वैसे होगा काम। पहले आधे घंटे का, फिर 1.5 घंटे का, फिर 3 घंटे का, ऐसे होगा। ठीक है। अच्छा, हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे थे? क्या था फुल फॉर्म? राइट टू इंफॉर्मेशन। और कब का एक्ट है ये? 2000 2005 का एक्ट है। कौन से दो आर्टिकल्स है जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है? आर्टिकल पूछ रहा हूं मैं, आर्टिकल। आर्टिकल 8। आर्टिकल 8, 9, 19, क्या क्या बोल रहे हो तुम? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 19 जो किस बारे में बात करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। कौन सा? आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 21 किस बारे में बात करता है? राइट टू राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है। राइट टू लाइफ है आर्टिकल नंबर 21। ठीक है। अब हम दोनों ने देख लिया था कि एक बार के लिए कभी कभी हमको क्या चाहिए होता है? राइट टू प्राइवेसी। कभी कभी हमको क्या चाहिए होता है? राइट टू नो। दोनों के बीच में हम क्या रहते हैं? कभी इधर चला, कभी उधर चला। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था, मैंने आप लोगों को बताया था इस एक्ट के अंदर कुछ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। जैसे 2F के अंदर कौन सी डेफिनेशन थी? इंफॉर्मेशन की। उसके बाद F को उल्टा करके हमने क्या बनाया? उसके अंदर क्या मिला हमको? राइट टू इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद हमने हाई करा। हाई के अंदर हमको H में क्या मिला? पब्लिक अथॉरिटी। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है। आई के अंदर हमको क्या मिला? रिकॉर्ड। और 2N में थर्ड पार्टी। वेरी गुड। ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि थर्ड पार्टी के साथ दो सेक्शंस और कनेक्टेड है। थर्ड पार्टी के साथ दो सेक्शंस क्या है और कनेक्टेड है, जिसमें से एक मैंने आप लोगों को थोड़ा सा लिखवा दिया था, सेक्शन नंबर 8। और उसके अलावा कौन सा बताया था कनेक्टेड? 11। सेक्शन 11। ठीक है। अब इसके बाद 8 में पहले तो ये बताओ, क्या जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे, क्या कोई ऐसा बोल सकता है कि मैं बिना देखे वो पॉइंट्स अभी सुना दूंगा? वीकेंड पे इतना तो कर लेते। ये तो 10 मिनट का भी नहीं था काम। अभी देखो भाई, 2 मिनट है, फटाफट से। मेरा पैटर्न यही है, क्लास में जितना हो सके उतना याद यहीं पर। फटाफट देखो ग्राउंड्स। बातें नहीं, नजरों से काम करो। अगर कोई ऐसा है जिसके पास ग्राउंड्स लिखे हुए नहीं है तो अपने बगल वाले की सहायता ले ले। सहायता लेना, कॉपी मत छीन लेना उनकी।
ऑनलाइन में भी जो है, ये ना समझे हमको याद नहीं करना है, याद जरूर से करे, पूछा जा सकता है। हाँ जी। फिड्यूशरी का मतलब होता है, एक काइंड ऑफ रिलेशन होता है, जैसे एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, एक डॉक्टर और क्लाइंट के बीच में, लॉयर और उसके क्लाइंट के बीच में, वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है। हाँ भाई, हो गया क्या? फिर कौन है उम्मीदवार? और? बस एक? बस दो? क्या 1 मिनट और चाहिए?
आप करोगे मैम ट्राई? आप ही सुनाने का? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है बोर्ड पे खोल दूंगा। एफर्ट के लिए 100 मार्क्स है, ठीक है, आए चाहे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को ग्राउंड्स बताने हैं, नॉर्मल ट्राई करो, आई एम देयर टू हेल्प यू। नहीं दिखा तो यहाँ दिखा दूंगा बोर्ड पे, लेकिन ट्राई करो। हाँ बताओ। बिल्कुल सही बात है। फॉरबिडन बाय कोर्ट, हाँ ठीक है। जुडिशरी रिलेशनशिप्स, ठीक है। एंडेंजर लाइफ करे और सेफ्टी करे, बिल्कुल ठीक है। बहुत सही। अफेक्ट करे इन्वेस्टिगेशन पे, ठीक है। बहुत अच्छे। ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बहुत अच्छे। आराम से टाइम लेके सोचो, इतने सारे बता दिए आपने। बिल्कुल सही। कैबिनेट पेपर्स, एक और पार्लियामेंट से रिलेटेड ही है। बिल्कुल सही। प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। देख लो कौन सा रह गया, देख के बताओ। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दी फॉरेन गवर्नमेंट से, और ठीक है भाई। देखो बता दिया उन्होंने, एफर्ट के लिए 100 है, ठीक है। और कौन कर रहा है ट्राई? हम, मेरा यही पैटर्न है, क्लास में जितना हो पाए उतना याद, हिचकिचाना है नहीं, चाहे आपको 10 में से एक ही पॉइंट याद हो, मेरे लिए जरूरी है। आपने 2 बार पढ़ के एक पॉइंट तो बता दिया, घर जाके तो वो भी नहीं करते, ठीक है। और कौन ट्राई करेगा? नेशनल सिक्योरिटी, बिल्कुल सही। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉरेन गवर्नमेंट से, एक सेकंड बच्चे। हाँ जी, अब मेरा ध्यान है ना चैट पे, अब आप लोग मैसेज करोगे तो मेरे को दिख जाएगा, ठीक है। और अभी आप लोगों से ही पूछूंगा ग्राउंड्स। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी हो गया था। ठीक है। राइट टू प्राइवेसी, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल। सेफ्टी, बिल्कुल ठीक है। फॉरबिडन बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। सारे पॉइंट बता दिए। और प्राइवेसी, बिल्कुल सही। देखो आप लोग जो भी अभी हिचकिचा रहे हो ना, ये बात पक्की है कि मिनिमम 5 नंबर का क्वेश्चन आपको इस एक्ट में से देखने को वहां पर मिलेगा, ठीक है। और बहुत अच्छे चांसेस है कि सेक्शन नंबर 8 का एक ना एक ग्राउंड आपको वहां पर लिखना पड़ेगा, और वो भी स्पॉट करके, कि कौन सा ग्राउंड स्पॉट हो गया मुझे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में, और मेरे को वो लिखना है। और हो सकता है पूरा सेक्शन नंबर 8 भी लिखना पड़े, ठीक है। तो यहां पर 2 बार अटकने से, 3 बार अटकने से, 2 लोग पीछे कुछ बोले आगे कुछ बोले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है।
मतलब है आपको मेरे से और मेरे को आपसे। आपको अगर ग्राउंड्स याद हो रहे हैं तो मेरे लिए वो बहुत है, चाहे 2 बार 3 बार दिखाने के बाद याद हो रहे हो, चाहे आप लोग बीच में 2 पॉइंट भूल रहे हो मुझे यहां दिखाने पड़ रहे हो। एम क्या है, अभी की अभी याद कर लेना ताकि घर पे स्ट्रेस खत्म हो जाए। और अगेन आपको बोल रहा हूँ, आरटीआई एक्ट 100%, 5 नंबर का क्वेश्चन मिनिमम है, तो 10 भी आ सकता है। 5 नंबर का क्वेश्चन मिनिमम आएगा ही आएगा, और ज्यादा चांसेस यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरे एक्ट का, पूरे एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आपको मेंशन करना पड़ सकता है। तो बेटर क्या है हमारे लिए, यहीं पर याद करें, चाहे थोड़ी सी क्या हो, दिक्कत हो याद करने में। और कोई है, और कौन है जो ट्राई करना चाहेगा? हाँ करिए, बताइए। हम्म, क्या है? जी, क्या है? हम्म, 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 ठीक है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी वाला पॉइंट लास्ट बचा था, आपने बोल दिए, है ना? वेरी गुड। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले भी आपको इतना ही देखना है जितना आप लाइव क्लास में हो गए, मतलब जो मैं बोलूँ वो इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर भी फॉलो करने ही है, कभी भी मैं पूछ सकता हूँ आप लोगों से। ठीक है, अब देखो, और लोगों को अभी मैं धीरे धीरे तो क्या होगा, मैं पॉइंट आउट ही करने लग जाऊंगा कि ये बता दो या वो बता दो या ऐसे बता दो वैसे बता दो। और मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, मेरा तरीका बहुत अलग है, आपको नहीं आता ना मेरे को सीधा बोलना, सर मेरे को नहीं आता, यहाँ खोल दूंगा, देख के बोल देना, वो मेरे को मंजूर है कि आपने देख के एफर्ट लेके बोल दिया। लेकिन ये मंजूर नहीं है कि आप नजरें इधर करते रहो कि ये मुझे ना देखे, नजर इधर करते रहो ये मुझे ना देखे, ये मंजूर नहीं है, यहाँ दिखाना मंजूर है। ठीक है, देखो अब आई होप सेक्शन 8 आप लोगों को हो गया हो, लेकिन सेक्शन 8 का ही आपने एक सिंगल पार्ट ही रखा लिखा है अभी, तो इसको एक बार आगे कंटिन्यू कर लो अब। है ना, सब हेडिंग डाल लेना, एक सब हेडिंग डाल लेना, एक्सेप्शंस टू एग्जेम्पशन, एक्सेप्शंस टू द एग्जेम्पशंस, एक्सेप्शंस टू द, वो तो स्केड्यूल 2 के हैं बच्चे, वो स्केड्यूल 2 के हैं, सेक्शन नंबर 8 के अलग है। टू द एग्जेम्पशन, जो ये बोल रही हैं वो शेड्यूल 2 का पार्ट था कि उनसे कब निकलवा सकते हैं इंफॉर्मेशन, अब हम सेक्शन 8 के एक्सेप्शंस लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें लिख लेना, इवन इफ द इंफॉर्मेशन, इवन इफ द इंफॉर्मेशन फॉल्स अंडर exemptions, even if the information falls under exemptions, it must be disclosed, it must be disclosed if exemptions, it must be disclosed if के बाद डैश लगा के पहला पॉइंट लिख लेना। पहले पॉइंट में लिखना 20 ईयर रूल, 20 ईयर रूल, 20 ईयर रूल में डैश लगा के लिख लेना।
एक्सेप्ट में, हाँ, पहला वाला पॉइंट में हमको लिखना है 20 ईयर रूल और फिर डैश लगा के लिखना है आगे, फिर लिख लेना है इसमें डैश लगा के, एक्सेप्ट व्हेन द इंफॉर्मेशन, except when the information is related to national security, is related to national security, comma, forbidden by court, forbidden by court, or relates to, or relates to communication by foreign government, or relates to communication by foreign government, all other informations must be disclosed, informations must be disclosed, all other informations must be disclosed when it becomes 20 year old, when it becomes 20 years old. सेकेंड पॉइंट लिख लेना इसमें, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, if large public interest, if large public interest justifies the disclosure, if large public interest justifies the disclosure, then these exemptions, if large public interest justifies the disclosure, then these exemptions, then these exemptions do not apply, then these exemptions do not apply. केस के नाम लिख लेना इसमें नीचे, सीबीएसई, सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय, BANDHO, CBSE वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय, BANDO, PADH, BANDO, PADHYAY, BANDO, PADHYAY, CBSE वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय, आदित्य बंदोपाध्याय। भाई कोई ऐसा है क्या जिसने ये केस लॉ फर्स्ट टाइम सुने हो या फर्स्ट टाइम देखे हो? वैसे तो आप लोगों ने सीसेट में ज्यादातर लोगों ने देख रखे होंगे केस लॉस कैसे काम करते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा है जिसने केस लॉ पहली बार लिखा हो या पहली बार देखा हो या पहली बार सुना हो? एनीवन? अगर ऐसा है तो हम बात कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का जीवन अब केस लॉ से ही घिरने वाला है पूरा। ये वो चीज है जो आपको बहुत परेशान करने वाली है आगे, अगर आपने इनको अभी से नहीं संभाला तो। नहीं, सबको पता है कैसे काम करते हैं? ठीक है, इसके अंदर लिख लेना। हाँ बिल्कुल, देखो हम लोग जब कोर्ट के अंदर जाते हैं ना, ठीक है, तो व्हाट डू वी इंस्टीट्यूट है, व्हाट डू वी फाइल? हम लोग कोई सूट फाइल करते हैं, कोई केस फाइल करते हैं। अगर नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो लेमन लैंग्वेज के अंदर ना हम लोगों के पास ग्राउंड्स क्या होते हैं, या तो हम लोग किसी क्रिमिनल ग्राउंड पे जाएंगे या फिर हम लोग किसी सिविल ग्राउंड पे जाएंगे। मोटा मोटा तो यही डिफरेंशिएशन है। चाहे आप लोग IT एक्ट में चल जाओ, चाहे आप लोग इनकम टैक्स में चल जाओ, चाहे आप लोग कंपनीज लॉ में चल जाओ, एक तरीके के लिए तो सिविल मैटर ही है ना। तो इनके कोर्ट्स के अंदर ना जो प्रोसीजर होता है वो एक्चुअली बड़ा सिमिलर होता है। क्यों? क्योंकि
काम तो वही चल रहा है ना, बस क्या है सब्जेक्ट मैटर अलग है। एक जगह बात इनकम टैक्स की चल रही है, एक जगह बात कंपनी लॉ की चल रही है, एक जगह बात मर्डर की चल रही है, एक जगह बात किसी न किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली उसकी चल रही है, लेकिन प्रोसेस तो एक ही है। सुना तो वो जज को ही रहे हो, ठीक है। आ तो दो पार्टीज ही रही है, दोनों अपने लॉयर्स को लेकर आ रही हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर काफी सारे प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो सिमिलर चलते हैं। जब मैं आपको प्रोसीजरल लॉ पढ़ाऊंगा, दोनों प्रोसीजर आपके अभी आएंगे, सिविल प्रोसीजर भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और क्रिमिनल प्रोसीजर भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। एफआईआर तक से एक्यूजेशन तक का, कन्विक्शन तक का सफर वो पूरा बताऊंगा, और यहां पर प्लेंट से लेकर डिक्री तक का सफर वो पूरा बताऊंगा। दोनों टर्म्स अब ये हो सकता है आपके लिए न्यू टू द ईयर्स हो, बट वेरी सून आप लोग इसको अपनी नॉर्मल वोकैब में यूज करने लग जाओगे। दैट इज मतलब लीव ऑन मी। तो हम लोग केस लॉस को जब देखते हैं ना, तो यहां पर क्या है, अभी हमारे नाम क्या लिखा था, सीबीएसई वर्सेस आदित्य। अब यहां पर क्या है, एक पार्टी का कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है। कॉज ऑफ एक्शन का क्या मतलब हुआ है, कुछ ऐसा हो गया उसके साथ जिससे कोई राइट और लाइबिलिटी क्या हो गई हो, अराइज हो गई हो। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिससे कोई राइट और लाइबिलिटी अराइज हो गई। जैसे इन्होंने मेरे को मान लो 1 लाख का चेक दिया, ठीक है, इनके बैंक में 99,999 थे, कितने कम थे, 1 रुपए, लेकिन चेक तो बाउंस हो जाएगा ना, चाहे आधा पैसा ही क्यों ना कम हो, चेक तो बाउंस है तो चेक तो बाउंस होगा, है ना। तो चेक बाउंस हो गया, अब क्या राइज हो गया मेरे लिए, मेरा तो राइट अराइज हो गया 1 लाख रुपए मांगने का, और इनकी क्या राइज हो गई, लाइबिलिटी अराइज हो गई। तो कैसे केस करेंगे फिर, निमिष वर्सेस ऋषिका, निमिष वर्सेस ऋषिका, इन दोनों के बीच में केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, ठीक है, जहां पर एक आदमी कोई राइट डिमांड कर रहा है और दूसरा आदमी कोई लाइबिलिटी वहां पर भरने आया है, ठीक है। अभी आप लोगों के लिए इतना समझना बहुत है, जब सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर समझेंगे तब आपको पूरा बताऊंगा आगे किसका नाम आता है, पीछे किसका नाम होता है, सारी चीजें, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, किसी को ये पता है कि वर्सेस जो होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बनाम, सही है ना। मैं जब पहली बार कोर्ट में गया था ना अपनी इंटर्नशिप के टाइम पे, मैंने शायद बता भी रखा होगा पहले आप लोगों को ये वाला, तो है ना, मैं मेरे को लगा था ये आदमी का नाम है बनाम, और मैं ढूंढने निकल गया था वहां पर कि बनाम नाम का आदमी मेरे को कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो हिंदी की थोड़ी सी हम लोग जो सोचते हैं वो मीनिंग निकलता ही नहीं है वैसा, खैर। इसके अंदर लिख लेना भाई, इसके अंदर लिख लेना, इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट, इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट आंसर शीट ऑफ स्टूडेंट्स, in this case court held that answer sheet of student were held to be, were held to be, answer sheets of students were held to be accessible under, were held to be accessible under RTI, RTI Act, but the procedure of evaluation, but the procedure of evaluation is exempted, is exempted, फुल स्टॉप लगाकर अब एक नेक्स्ट केस का नाम लिख लेना, अलग लाइन से चालू करना है। नेक्स्ट केस का नाम लिख रहे हैं हम लोग, गिरीश देश पांडे, गिरीश, हाँ जी, ये वाला सेक्शन नंबर 8 से रिलेटेड है। अब जो नेक्स्ट लिखवा रहा हूं ये पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है। इसमें लिख लेना गिरीश देश पांडे, स्पेलिंग स्पेल करूं, GIRISH, GIRISH, DESH, DESH, PANDE वर्सेस CIC, वर्सेस CIC। अभी CIC क्या होता है देखेंगे हम लोग,
चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CIC। इसमें लिख लेना, इसमें लिख लीजिएगा, इन दिस केस, इन दिस केस court held that, in this case court held that service records and personal details of employees, service records and personal details of employees, including their contact number, cannot be disclosed, cannot be disclosed unless large public interest is involved, unless large public interest is involved। क्या कुछ रिपीट करूं? लिख लिया सबने? अब भाई नेक्स्ट डाल लेना, सेक्शन नंबर 11, नेक्स्ट डाल लेना सेक्शन नंबर 11। नहीं नहीं, ये अलग सेक्शन है, अलग सेक्शन है। सेक्शन नंबर 11, इसके अंडर हेडिंग डाल लेना प्रोसीजर टू ऑब्टेन, प्रोसीजर टू ऑब्टेन थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर टू ऑब्टेन थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। इसमें लिख लेना wherever, wherever the public information officer, अभी पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी, wherever the public information officer feels that, wherever public information officer feels that the requested information, the requested information relates to a third party, relates to a third party and the same is treated, and the same is treated confidential, CONFIDENTIAL, and the same is treated as confidential by that third party, is treated as confidential by that third party, then PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, अब शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूं, देन PIO कैन नॉट डायरेक्टली डिस्क्लोज इट, then PIO cannot directly disclose it, full stop, a special process, a special process has to be followed, ठीक है, फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट लाइन पे एक वो डाल लेना सब हेडिंग प्रोसेस, प्रोसेस, और फिर उसके पॉइंट्स लिख लेना। पहला पॉइंट लिखो, नोटिस टू द थर्ड पार्टी, नोटिस टू द थर्ड पार्टी, इसमें डैश लगा के लिखना। भैया मैं ना पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं बोलूंगा, मैं PIO बोलूंगा, ठीक है। द PIO मस्ट गिव अ, द PIO मस्ट गिव अ written notice, the PIO must give a written notice
to the third party. The PIO must give a written notice to the third party within 5 days. Within 5 days. Underline कर लेना इसको. Must give a written notice to the third party within 5 days of receiving the RTI request within 5 days of receiving the RTI request where the third party is asked, receiving the RTI request where the third party is asked, where the third party is asked whether they want to allow, whether they want to allow or object, whether they want to allow or object to such disclosure, whether they want to allow or object to such disclosure. फुल स्टॉप लगा के अब सेकेंड पॉइंट लिखना है हमको. हियरिंग थर्ड पार्टी, फुल स्टॉप लगाकर सेकेंड पॉइंट लिखना है हमको. हियरिंग थर्ड पार्टी, ये सेकेंड सब हेडिंग है. प्रोसेस का सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड सब हेडिंग है. हियरिंग द थर्ड पार्टी, इसमें लिख लेना द थर्ड पार्टी इज गिवन 10 days. द थर्ड पार्टी इज गिवन 10 days. 10 days को अंडरलाइन कर लेना. द थर्ड पार्टी इज गिवन 10 days to make a written or oral submission. The third party is given 10 days to make a written or oral submission. फुल स्टॉप लगाकर अब थर्ड पॉइंट है प्रोसेस का. थर्ड पॉइंट है प्रोसेस का, डिसीजन बाय पीआईओ. पहला पॉइंट था नोटिस, दूसरा पॉइंट था हियरिंग, तीसरा पॉइंट है डिसीजन बाय पीआईओ. इसके अंदर डैश लगा के लिख लीजिएगा. द पीआईओ मस्ट कंसिडर, द पीआईओ मस्ट कंसिडर objections of the third party, objections of the third party and their right to privacy, and their right to privacy, and on the other hand, and on the other hand, he must also consider if there is large public interest involved, and he must also consider if there is, and he must also consider if there is large public interest involved before he decides, large public interest involved before he decides whether to, before he decides whether to disclose or not. फोर्थ पॉइंट है इसका, कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन. फोर्थ पॉइंट है इसका, कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन. इसमें लिख लेना इफ पीआईओ डिसाइड्स टू डिस्क्लोज, if PIO decides to disclose
even against the objections of third party, even against the objection of third party, he must inform him before disclosure. He must inform him before disclosure, and the third party can use the appeal mechanism, and the third party can use the appeal mechanism, and the third party can use the appeal mechanism. फुल स्टॉप लगा के हम लोग अब कंक्लूजन लिखेंगे, तो एक लाइन छोड़ देना और लिख लेना. So in the light of the above section, the information related to a third party, so in the light of the above section, the information related to the third party is normally protected, but to balance and harmoniously construct both the rights of privacy and information, this mechanism is involved so if large public interest is involved, even confidential communications can be disclosed. So if large public interest is involved, even confidential information can be disclosed. Full stop. भाई अभी देखो थोड़ा टाइम लगेगा, जब आप लोगों के हाथ वाथ थोड़े दुखेंगे, है ना. अब डिस्क्लोज, है ना. अभी इनिशियल में थोड़ा टाइम लगेगा, जब आप लोगों के हाथ दुखेंगे, ये बात मानकर चलना, ठीक है. लेकिन ये मान लेना कि आप लोगों को बोर्ड्स में सब लोग लिख कर आए हो 3 घंटे, वो तो थोड़ा आराम दे दिया हाथों को 6, 7, 8 महीने, तो आदत छूट गई. अब यहां वापस से डल जाएगी, क्योंकि वहां पर आपको उससे भी ज्यादा लेंदी और उससे भी ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस लिखकर आना है. तो हाथों की लिखने में कंजूसाई मत करना बिल्कुल भी, किसी भी चीज में कर लेना, और लिखने में काम चोरी मत करना. आज टाइप हो जाए, वहां पर टाइप करने का ऑप्शन नहीं है, वहां पर ऑप्शन लिखने का ही है, ठीक है. तो पेन चलाने से मत घबराओ, और हाथ अगर दुखे तो यही है, उसको 2 लाइन और लिखवाओ, तभी स्टेमिना बनेगा. स्टेमिना तभी बनता है. पहले दिन कोई पार्क का चक्कर पूरा थोड़ा ना काट लेता है भाग के. पहले दिन तो कैसे जाते हो, थोड़ा चले फिर थोड़ा भागे फिर रुक गए, फिर थोड़ा चले फिर थोड़ा भागे फिर रुक गए, ऐसे ही तो होता है. तो अभी भी बीच में अगर 2 लाइन छूट गई हो ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है. मुझे बोल दिया करो, तभी वहां पर ऐसे हैंड रेस कर दिया करो कि मेरा छूट गया.
मैं रुक जाऊंगा वहां पे, है ना। अब देखो एक बार हमने लिख लिया, अब एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है भाई, अब थोड़ा फोकस करो बोर्ड पे एक बार, है ना। हम लोग अब एक बार इसको समझने का ट्राई करते हैं। ये सेक्शंस जो अभी मैंने आपको लिखवा दिया जिससे आपके हाथ भी दुख गए, वो बोलना क्या चाह रहे हैं और क्यों मैं उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, है ना। कोई तो वजह होगी इस बात की। उसकी बात की वजह यह है, इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, यह है ए, यह है बी। ठीक है, ए भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है, लेकिन इसके डिपार्टमेंट में विजिलेंसी बहुत ज्यादा है। विजिलेंसी मतलब करप्शन को लेकर विजिलेंसी बहुत ज्यादा है इसके डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, मान लो ये एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर ही काम करता है। एंटी करप्शन ब्यूरो होती है, सर्च करना, जयपुर के अंदर भी है। ठीक है, ये काम करता है यहां पर कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, यहां पर एक दिन ये क्या देखता है, ये देखता है कि यार दोनों का हमारा डिपार्टमेंट सेम, मतलब सेम मतलब कि सेम फुटिंग पे, मतलब हमारी दोनों की जो इनकम है वो सेम फुटिंग पे, हमारी ऑफिसिंग की जो पोस्ट है वो दोनों एक लेवल की पोस्ट है, लेकिन हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में बड़ा डिफरेंस है। वो जो गाड़ियां चलाते हैं उसमें बहुत अंतर है, वो जो घड़ियां पहनते हैं उसमें बहुत अंतर है, वो जो कपड़े पहनते हैं उसमें बहुत अंतर है। तो ऐसा चल कैसे रहा है, आए दिन ये लोग घर में कुछ ना कुछ नया काम करवाते रहते हैं, इतना कैश फ्लो इनके पास आ कहां से रहा है, इसको ये जानना था। ठीक है, एक तो ये पहले ही किस डिपार्टमेंट का है, एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट का है, तो ऑब्वियसली इसको दिखेगा तो सही सब कुछ जो एक नॉर्मल पर्सन को ना दिखे। इसने यहां पर सीधा पहले क्या करा, एक नॉर्मल कोर्स में अपने फ्रेंड को बोला कि यार मैं ना डायरेक्टली नहीं जाता, मेरा तो पड़ोसी है, मेरे रिलेशन खराब हो जाएंगे, एक काम कर, तू ना आरटीआई डाल दे। ये रहता था, उसका दोस्त रहता था थोड़ी दूर। एक काम कर, तू ना आरटीआई डाल दे, किस बारे में, कि मुझे बी के इनकम टैक्स रिकॉर्ड चाहिए। कितना आईटीआर भरते हो आप, मुझे ये जानना है। आप कितना कमा रहे हो, कहां पर आप लोग उसको लगा रहे हो, और कितना आप लोग टैक्स भर रहे हो, मुझे ये चीज जाननी है। अब अगर हम लोग देखें और सेक्शन 8 के ग्राउंड्स, क्योंकि अभी मैं मान रहा हूं आपको कच्चे पक्के याद हैं थोड़े बहुत, ठीक है, तो उसके अंदर एक ग्राउंड है राइट टू प्राइवेसी का, राइट टू प्राइवेसी का ग्राउंड है। अगर आप खुद को बी की जगह पे रखो, क्या अभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ग्राउंड राइट टू प्राइवेसी है? क्या अभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ग्राउंड राइट टू प्राइवेसी है? अभी तक तो इस केस में राइट टू प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है। बी का ये लोग क्या देखना चाहते हैं, इनकम टैक्स रिकॉर्ड। अब क्या करेगा, ये सी है इसका दोस्त, सी क्या करेगा, सी यहां पर एपीआईओ के पास जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये एपीआईओ कौन है, ठीक है, ये है असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सेक्शन नंबर 5 अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसके अंदर इसके बारे में बता रखा है। कोई ना कोई तो ऑफिसर होता है ना जो हम लोगों का काम करता है वहां पर, ठीक है, तो इस ऑफिसर का हमने क्या नाम रखा है, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इसका सीनियर होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इनका भी सीनियर कौन होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ऐसे करके ट्रिजेक्टरी चलती है, वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, वो तो ये मान लो 5-10 मिनट का काम है। ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोसीजरल चीज है। ये एपीआईओ के पास जाता है, एपीआईओ के पास ये एक एप्लीकेशन फॉर्म लेता है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को ये भर देता है, मुझे इस कारण से इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब एपीआईओ क्या करेगा, ये बी को ना जब भी इसने इंफॉर्मेशन दी उसके 5 दिन के अंदर एक नोटिस दे देगा कि सर आपके लिए एक एप्लीकेशन आई है जिसमें आपका आईटीआर रिटर्न मांगा गया है, आपको कोई ऑब्जेक्शन है या आप इसका खुलासा कर रहे हो। ठीक है, यहां पर ये ऑब्वियसली क्या बोलेगा, आए ऑब्जेक्ट, आए ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बोलेगा मेरा तो सेक्शन 8 का जी ग्राउंड है राइट टू प्राइवेसी का, और मुझे इस बात पे खास खास आपत्ति है कि आप मेरी इंफॉर्मेशन ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है ना, इसको इंफॉर्मेशन एक बार एपीआईओ को तो लाकर देनी ही पड़ती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों?
जब तक नोट हाथ में आएगा नहीं पता लगेगा कि असली है या नकली है। जब तक नोट को एक बार हाथ में नहीं ले लेते पता लगता है कि असली है नकली है। दूर से तो कोई कितना ही दिखा दे, पता थोड़ा ना लग सकता है ऐसे। ठीक है, तो यहां पर भी जब तक फाइल एपीआई हो गया पीआई हो गया हाथ में नहीं आएगी, वो कैसे पता करेगा कि लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट अभी जरूरी है या फिर राइट टू प्राइवेसी जरूरी है? उसको कैसे पता लगेगा? उसको सपना थोड़ा ना आएगा कि आईटीआर की चोरी कर रहा है नहीं कर रहा। उसको ये पता करने के लिए ये चोरी है या ये आदमी सही सीधा साधा है, उसको पहले सारी फाइलें तो देखनी पड़ेंगी ना। ये बात तो मानते हो? ठीक है, तो यहां पर उसको ये वाली फाइल देखनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली यहां पर उनको एक बार के लिए इसकी सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। ये इन दोनों इंफॉर्मेशन को ना क्या करेगा, एनालाइज करेगा एक बार। एनालाइज करने के बाद अब आप लोगों को सेक्शन नंबर 11 का प्रोसीजर का एक एक स्टेप दिखेगा। इसने इसको नोटिस दिया, इसने इसको जवाब दे दिया कि आई ऑब्जेक्ट। कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर। वहां पर लिखा हुआ है 5 दिन और 10 दिन, आपको अंडरलाइन भी करा है। ठीक है, ये इसको नोटिस दे देगा कि नहीं, मैं ये रही मेरी डॉक्यूमेंट, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप किसी और को डिस्क्लोज करो। आप पढ़ लो देखने के लिए कि किसमें क्या है, लेकिन किसी को डिस्क्लोज मत करना। एपीआईओ पीआईओ दोनों के दोनों बैठते हैं, ये डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं और डिसाइड करते हैं किस चीज के बारे में। क्या सेक्शन 8 का एक्सेप्शन भारी है या सेक्शन 8 का जनरल रूल भारी है? इसका मतलब क्या है, सेक्शन 8 का जनरल रूल क्या कहता है हमको कि राइट टू प्राइवेसी को बचाकर रखना, और सेक्शन नंबर 8 का एक्सेप्शन हमको क्या कहता है, राइट टू नो को। राइट टू नो को अगर हावी हो रहा हो ना पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो राइट टू प्राइवेसी पर हावी हो जाने देना उसको। यही तो कहता है हमको, अगर लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो डिस्क्लोज कर देंगे। अब वो यहां अपनी ओपिनियन बनाएगा, यार ये एक कस्टम ऑफिसर है, इसके पास इतने सारे असेट्स क्या कर रहे हैं, इसकी लेवल ऑफ इनकम से मैच कर ही नहीं रहे। या तो इसकी बैलेंस शीट अच्छे से मैच दो कि भाई मेरे और मेरी वाइफ कमाती है, मेरा भाई कमाता है, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूं इसलिए ऐसा है। या तो ये मैच हो जाए, या मेरे को इनहेरिटेंस से मिला है पैसा, ये मैच हो जाए। लेकिन एक्सप्लेनेशन तो देनी पड़ेगी ना। तो ये इसको क्या बोलता है कि सर मैं तो आपकी इंफॉर्मेशन उसको डिस्क्लोज कर रहा हूं, आप अगर चाहो तो अपील कर लो ऊपर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से या कोर्ट के अंदर अपील कर लो। हमने देखा था ना मोदी जी की भी जब बात आई थी डिग्री की तो लोग कोर्ट चले गए थे। ठीक है, जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई थी ये लोग कोर्ट चले गए थे, है ना। तो ऑब्वियसली इन्होंने स्टार्टिंग यहां से करी होगी, धीरे धीरे ये लोग अपील के लिए कोर्ट गए होंगे। ठीक है, उस चीज की बात हम लोग अब कल करेंगे। अभी के लिए मैंने आप लोगों को जितना लिखवा दिया है, घर जाकर हार्डली 10 to 15 मिनट लगेंगे, पढ़ के जरूर आना, वरना कल की क्लास भारी हो जाएगी। ठीक है, डन, थैंक यू।